my dear student of standard 8, welcome back once again. And today in this session we are going to start a new chapter, that is chapter number 13, इंडिपेंडेंट इंडिया. ओके फ्रेंड्स, तो हमारा देश आज़ाद हो चुका है. हमारे देश ने सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो फेस कर ली हैं. अब हम लोग चलेंगे आज़ादी के सफ़र में. सो टिल इंडिपेंडेंस एंड टिल डेट आज तक हम लोगों ने क्या किया, डेट वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर, in this session only. Okay, so let us begin. As you can see on your screen, the name of the chapter is given 13 number Independent India. Formation and reorganization of the state. Okay, हमने पहले स्टेट फॉर्म किए और उनको अच्छे से रीऑर्गेनाइज किया. ये सब कैसे हुआ? वेल लेट्स सी. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एंड द प्रिंसली स्टेट वेर मर्ज इनटू यूनियन. इंडिया आज़ाद हुआ और प्रिंसली स्टेट को हम लोगों ने अपने अंदर मर्ज कर लिया. वी हैड अडॉप्ट अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. हेंस देयर अरोज अ क्वेश्चन ऑफ फॉर्मिंग द स्टेट एज द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. द यूनियन that merged out of the merger of the British India and the princely states was classified as A, B, C, D. तो देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम को चूज़ किया था. फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और उनको भी मतलब कंट्रोल करने के लिए एक यूनियन गवर्नमेंट होती है. तो पहली चीज़ ये कि हमारे पास तो कोई स्टेट थे ही नहीं, है ना. हम लोगों ने तो बस प्रिंसली स्टेट्स को मर्ज किया था. तो पहली चीज़ बनती है कि हम लोग स्टेट फॉर्म करें. अब टेम्पररी अरेंजमेंट करने के लिए हम लोगों ने उन स्टेट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया. कैटेगरी है सपोज, अब ये कैटेगरी में क्या था, वेल वो मैं इतना डीपली नहीं जाता हूँ, लेकिन थोड़ा एज्यूम करते हैं कि कैटेगरी ए में प्रिंसली स्टेट है. कैटेगरी बी में वो स्टेट्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंडर में थे. कैटेगरी सी में कुछ छोटे स्टेट्स हैं. कैटेगरी डी में चलो आइलैंड ले लेते हैं, ठीक है. तो उन लोगों ने वो 4 कैटेगरी डिवाइड कर दी थी. आगे बढ़ते हैं. जस्ट अ मिनट, let me zoom it for you. Yes, the status of all the states in these 4 categories was not same though they are the integral part of union. ठीक है. अब ये चारों कैटेगरी सेम तो नहीं हो सकती और सिंस ये है तो इंडिया का ही पार्ट. Thus India merged as a union with 4 categories of states at the time of enforcing the constitution 1950. People from Madras. अब देखो ये ग्रुप ए स्टेट था, ठीक है. मद्रास का एक एग्जांपल लेते हैं. मद्रास लॉन्च अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट टू फॉर्म आंध्र प्रदेश फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दैट डिमांड. तो एक मद्रास का स्टेट था. इफ़ आई रफली टेल यू, प्रेजेंट डे आज के जो आप मैप में तेलंगाना देखते हो, यू कैन सी आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये पूरा एक स्टेट मद्रास था. सिंस यहाँ पे 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं. एक मिलेंगे आपको तेलुगु स्पीकिंग पीपल और दूसरे मिलेंगे आपको तमिल स्पीकिंग पीपल. तो तेलुगु स्पीकिंग पीपल बोल रहे कि हमको एक अलग स्टेट दे दो. तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला तथास्तु, मीन्स उनको एक स्टेट अलॉट दे दिया. अब लोगों ने शायद ये मतलब मूवीज़ में देखा होगा कि घर में अगर पापा किसी एक बच्चे को चॉकलेट दें तो बाकी सब बच्चे ही बोलते हैं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए. बस यही सीन हो गया. एक स्टेट ने डिमांड कर दी तो बाकी स्टेट्स भी पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग गए. एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं. ऑन 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश वॉज फॉर्म्ड एज अ न्यू स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस. फ्रेंड्स, व्हेन आई टॉक लिंग्विस्टिक मतलब भाषा के बेस पे से, ठीक है. सो वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज बोली जाती है तो उसको आंध्र प्रदेश बना दिया, ठीक है. लेटर ऑन डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस स्टार्टेड अक्रॉस द एंटायर नेशन. हो गया ना, सब पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग गए, ठीक है. अच्छा, थिंग्स टू नो. द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अनाउंस्ड इन 1920 डेट व्हेन इंडिया वुड बिकम इंडिपेंडेंट द मेजर लिंग्विस्टिक एरिया विल बिकम द ऑटोनोमस स्टेट. देखो ये 1920 की बात है, जब कांग्रेस ने मतलब लोगों को वादा किया था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा ना तो हमारे देश में जो स्टेट्स बनेंगे वो भाषा यानी जो बोली है उसके लिंग्विस्टिक के बेस पे ही बनेंगे. However, after the independence, the Indian National Congress took no step to fulfill the promise. ये तो हद हो गई. मतलब इंडिया आज़ाद हो गया लेकिन इन्होंने जो वादा किया था वो निभाया ही नहीं. तो लोग बोलेंगे ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है. तो आई थिंक ये कांग्रेस की प्रॉब्लम रही है. प्रॉमिस तो बहुत करती है लेकिन फिर फुलफिल नहीं करती है, इसलिए आज देश में पावर में भी नहीं है. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं.
you have to be very careful before making any promises. Okay, so the Indian National Congress took no step to fulfill the promise because the nation already divided into religion and communal basis. The dread toll of the communal rights was more than 10 lakh. जब इंडिया आज़ाद हुआ ना, तब देश में हो रहे थे कम्युनल राइट्स जो हिंदू मुस्लिम्स के बीच में हो रहे थे, एंड इसमें लगभग 10 लाख लोगों की जान गई, जो बहुत ही सैड बात है. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेर अपेरेंसिवली वेदर द नेशन वुड बी एबल टू हैंडल द लिंग्विस्टिक डिवीजन और नॉट. वो भी मतलब था कंफ्यूज था कि तो मुश्किल से रिलीजन के बेस पे से हम लोगों को शांत किया है, कहीं ये भाषा के बेस पे ना भड़क जाए. सो कांग्रेस थोड़ा डर रही थी. सो मे बी उनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी होगी. एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं. इन December 1953 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अपॉइंट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी टू रीऑर्गेनाइज द इंडियन स्टेट. ठीक है. तो इससे पहले सब कुछ चलने लगे तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा रुको दिसंबर 1953 में कि चलो ठीक है. उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी. मतलब ये चेक करेगी कि इंडिया को एक्चुअल में कितने स्टेट्स की जरूरत है, कितने स्टेट बन सकते हैं. एंड दिस वॉज हेडेड बाय द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फैजल अली एंड द कमीशन वेर ऑल्सो नोन एज द फैजल अली कमीशन. और इस कमीशन के जो सबसे मेन हेड थे उनका नाम था फैजल अली, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं. और इनके अंदर जो रिपोर्ट बननी थी, इसलिए इस कमीशन को फैजल अली कमीशन भी कहा जाता है. The bill regarding the reorganization of the state was passed in the parliament and was implemented on 1st November 1956 onwards. उनका बिल पास हो गया और उनका बिल कब से इम्प्लीमेंट हुआ? 1 नवंबर 1956 से. प्रिपेयर लिस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एंड इट्स लैंग्वेजेस. तो ये सब हम लोग नहीं करने वाले अभी कुछ. ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं. एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द State Reorganization Committee, the 4 categories of state were renounced and the 14 new states with 6 union territory was formed. तो उनकी रिपोर्ट में आया क्या? उनकी रिपोर्ट में बने इंडिया में नए 14 स्टेट और उन्होंने 6 यूनियन टेरिटरीज बनाने के लिए मतलब रेकमेंड किया. मोस्ट ऑफ द 14 स्टेट वेयर फॉर्म्ड ऑन द बेस ऑफ द लैंग्वेज. तो सबकी मतलब बात मान ली गई थी एक्सेप्ट फॉर पंजाब एंड बॉम्बे. अब आप समझ जाओ कि पंजाब में इसमें कुछ पंजाब का कोई जिक्र नहीं था और कोई बॉम्बे का जिक्र नहीं था. इन द स्टेट ऑफ बॉम्बे 2 मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स डेट इज मराठी एंड गुजराती लिव्ड. देयर अरोज इंटेंस डिमांड फॉर द सेपरेट गुजरात एंड द महाराष्ट्र ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस. तो देखो पहली बात तो बॉम्बे है क्या? देखो आज आप जो मैप में महाराष्ट्र देखते हो प्लस आप मैप में जो गुजरात देखते हो, ये पहले एक कंबाइंड स्टेट हुआ करता था एंड इसका नाम था बॉम्बे. ठीक है, सिंस बॉम्बे तो इसमें गुजराती बोलने वाले लोग भी हैं, है ना, जो आज गुजरात में, एंड मराठी स्पीकिंग पीपल भी हैं जो महाराष्ट्र में. तो फिर इन लोगों ने भी अपनी फिर देखा तो भाई हमारा तो नाम ही नहीं आया, ये लोग भी भड़क जाते हैं एंड फिर लॉन्च होती है महा गुजरात मूवमेंट. ठीक है. द डे व्हेन द बायलैंग्वेज रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट ऑफ बॉम्बे वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट, the group of students of the law college in Ahmedabad organized a meeting and they started a series of demonstration. Gradually this movement become more aggressive. तो लॉ कॉलेज के कुछ स्टूडेंटों ने मिलकर एक मीटिंग फॉर्म की अहमदाबाद में और इन्होंने फिर प्रदर्शनी शुरू की और ये मूवमेंट धीरे धीरे एग्रेसिव होता गया. ओके, क्योंकि भाई स्टेट की बात ही नहीं मानी उन लोगों ने. एनी हाउ, नाउ यू कैन सी द पर्सन जिनका आप फोटोग्राफ देख रहे हो. इंदुलाल याग्निक इनका नाम है एंड विजनरी ऑफ गुजरात, यानी इन्होंने गुजरात का सपना देखा था. अब ये कौन है थोड़ा और आगे समझते हैं. इंदुलाल याग्निक द प्रमोटर ऑफ द महा गुजरात मूवमेंट. ओके, सो एज यू कैन सी द महा गुजरात मूवमेंट बिकम अ वायलेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम. A series of protests and the violent demonstration made it more intense and widespread across the entire Gujarat. Indulal Yagnik, Jayanti Dalal, Brahma Kumar Bhatt were the prominent leaders of this movement. तो देखो महागुजरात मूवमेंट शुरू होता है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है तो ये और मतलब वायलेंट होता जाता है एंड बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लग गए और इंदुलाल याग्निक, जयंती दलाल, ब्रह्म कुमार भट्ट, ये सारे मतलब उस ग्रुप के पूरे मेन लीडर्स होते हैं.
Okay, now moving toward the second paragraph. Gujarat Janata Parishad was formed under the leadership of Indulal Yagnik. In September 1956, with the support of few other political parties, this Parishad demanded for the separate Gujarat state. They would observe the Bandh or a strike during the meeting of national leaders. Indulal Yagnik became a very popular leader and eventually came to be known as the Chacha of Janata. So, पहली बात तो इन लोगों ने एक पार्टी फॉर्म की जिसका नाम था महागुजरात जनता परिषद एंड ये इसके लीडर थे इंदुलाल याग्निक. ये पार्टी बनी थी सितंबर 1956 में और इनके बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी भी इनको सपोर्ट कर रही थी. इन्होंने एक सेपरेट गुजरात स्टेट की डिमांड की फॉर द गुजराती स्पीकिंग पीपल. और जब इनको लगा हमारी बातों को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है तो उन्होंने फिर एक बंद ऑर्गेनाइज करवाया और कई जगहों पे हड़ताल करवाई. इंदुलाल याग्निक बाय द टाइम एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा बन चुके थे. लोग उनको बहुत ज़्यादा अब जानने लग गए थे एंड उन्हें टाइटल दिया गया चाचा ऑफ जनता. ठीक है, जनता के चाचा, इस टाइप से हम लोग उनको प्रोनाउंस करेंगे. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ गुजरात स्टेट. तो फिर फाइनली बात मान ली गई और गुजरात स्टेट भी फॉर्म हुआ. एनी हाउ, सो देखते हैं कैसे फॉर्म हुआ. वेल, द मूवमेंट कंपेल्ड द पार्लियामेंट टू डिवाइड बायलैंग्वेज स्टेट ऑफ बॉम्बे इनटू गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो ये बात पार्लियामेंट तक गई एंड पार्लियामेंट में ये हुआ कि यहाँ पर बॉम्बे जो है स्टेट है, इसमें दो भाषाएं बोली जाती है, मेनली गुजराती एंड मराठी. तो यहाँ पे दो गुजरात एंड महाराष्ट्र वाले स्टेट तो बनने ही चाहिए. इन 1916 द न्यू स्टेट ऑफ गुजरात वॉज इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल रविशंकर महाराज. तो रविशंकर महाराज ने के अंडर में हमारे नए स्टेट की स्थापना हुई. रविशंकर महाराज ब्लेस द पीपल ऑफ गुजरात टू स्टार्ट अ न्यू मंडल ऑफ गुजरात एट साबरमती, अहमदाबाद on 1st May 1916. Mehdi Nawaz Jung became the first governor and Dr. जीवराज मेहता became the first chief minister, जिसको हम लोग CM बोलेंगे, ऑफ गुजरात. तो सबके आशीर्वाद के तले रविशंकर महाराज जी ने गुजरात की रचना की. 1 मई 1960 को एक नया स्टेट बॉर्न हुआ जिसका नाम था गुजरात एंड ऑफकोर्स महाराष्ट्र भी बॉर्न हुआ. मेहदी नवाज जंग ये हमारे गुजरात के फर्स्ट गवर्नर थे. ओके. एंड डॉक्टर जीवराज मेहता हमारे गुजरात के फर्स्ट CM थे. ओके फ्रेंड्स, ये दो नाम याद रखना. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंस यू आर स्टेइंग इन गुजरात. सो गुजरात के बारे में आपको इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए. चलो आगे बढ़ते हैं. एक्टिविटी. ओके, एक्टिविटी दी गई है आपको. द करंट नेम ऑफ बॉम्बे इज मुंबई. ओके. जिसे महाराष्ट्र बनता है ना, तो महाराष्ट्र ने अपना कैपिटल बनाया था बॉम्बे, जो आप मुंबई के नाम से जानते हो. तो पहले मुंबई तो अभी का नाम है, बट उसको पहले लोग बॉम्बे बुलाते थे और वो बॉम्बे पहले स्टेट हुआ करता था. ओके. जिसे आजकल बहुत सारे सिटीज़ के नाम बदले हैं. कलकत्ता का कोलकाता हुआ, बेंगलोर का बेंगलुरु हुआ, चेन्नई का मद्रास हुआ था, है ना. पहले चेन्नई, अब जो चेन्नई है उसका नाम पहले मद्रास हुआ करता था. एंड अपार्ट फ्रॉम इट अभी इलाहाबाद जो पहले था अभी प्रयागराज हो गया है. ओके. सो ये नाम वाम बदलते रहते हैं, सो इसमें कुछ नई बात नहीं है. हाँ, स्टेट के भी नाम बदलते हैं. पहले उड़ीसा था, उड़ीसा, अब हो गया ओडिशा. दिशा के आगे ओ लगा दो, ओडिशा. ठीक है. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ देम. ले, देर आर अदर सिटीज़ इन इंडिया विच हैड द डिफरेंट नेम अर्लियर. प्रिपेयर अ लिस्ट. हमने अभी इतनी सारी तो बातें कर ली है कि कौन से सिटीज़ थे, क्या थे, कब थे. ओके. सो आगे बढ़ते हैं. चलो. व्हाट वुड हैव बीन इफ गुजरात कंटिन्यू टू रिमेन अ पार्ट ऑफ द बॉम्बे स्टेट. क्या होता अगर गुजरात जो है वो कभी स्टेट ही नहीं बनता और वो हमेशा के लिए बॉम्बे का ही पार्ट रहता. तो लेट मी टेल यू, ये बहुत बड़ा स्टेट होता. ओके. एंड आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट होता. अभी तो राजस्थान है नो डाउट, बट वो बहुत बड़ा स्टेट होता. एंड इसकी पॉपुलेशन 20 करोड़ होती, जो आई थिंक यूपी से भी ज़्यादा होती. मोस्ट पॉपुलर स्टेट भी होता. एनी हाउ, वो
इट्स देयर मैटर। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इवन फर्स्ट पॉइंट की 3 लाइनें वहाँ से कवर की जा सकती है। नहीं, हम लोग यहाँ से कवर करते हैं। थिंग्स टू नो, यू कैन सी, ये जो फोटो दिया गया है, रविशंकर महाराज, साबरमती आश्रम, 1 मई 1960। ये तो गुजरात का बर्थ डेट है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये उसी दिन का फोटो है और ये बहुत काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। वेल, खुश होना भी चाहिए इनको, क्योंकि इनका जो मकसद था वो उन्होंने अचीव कर लिया है, ठीक है। चलो, थिंग्स टू नो में हम लोग पढ़ेंगे अब पहला पॉइंट, ठीक है। सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और सीधा आते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे। इवन दो गुजरात एंड महाराष्ट्र बिकम द सेपरेट स्टेट, we all Indians and belong of the same nation are belong to the आना चाहिए। Universal brotherhood prevails among all the citizens and all the languages means equal for us। देखो, तो भी हम लोग को एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, चाहे हम गुजरात से आते हों या फिर हम लोग महाराष्ट्र से आते हों, हमको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम लोग पहले इंडियंस हैं और बाद में स्टेट आना चाहिए। चाहे हम किसी भी स्टेट से हों, पर हम लोगों को कभी भी सभी, हमारे लिए सभी लैंग्वेज एक समान है। हम लोगों को कभी भी किसी लैंग्वेज के बारे में बुरा भला नहीं कहना चाहिए, है ना। हमारे लिए सारी लैंग्वेज इक्वल होनी चाहिए। सो आई यूज टू रिमेंबर चक दे इंडिया में जो शाहरुख खान का जो कैरेक्टर होता है कबीर सिंह, तो कबीर में भी तो उन्होंने जिसे टीम ज्वाइन की थी तो उन्होंने प्लेयर्स को पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो उसने बोला, सो प्लेयर बोल रहे हैं कि सो एंड सो हिमाचल, बात ठीक है, पीछे सो एंड सो फ्रॉम हरियाणा, चलो पीछे, सो एंड सो फ्रॉम पंजाब, पीछे, सो एंड सो फ्रॉम महाराष्ट्र, पीछे, सो एंड सो फ्रॉम रेलवे, पीछे, एंड विद्या शर्मा इंडिया। तो इस बात से हमको ये, और इसके लिए उन्होंने क्लैप करवाई थी कि हम लोग है ना अपने स्टेट के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम लोग अपने कंट्री के लिए खेल रहे हैं, ठीक है। सो ये एक इंसिडेंट है जो बताता है कि हमको कितना अभी और भी आगे जाना है। मैं थोड़ा सा फेस को इस तरफ कर लेता हूँ, काफ़ी वहाँ से ज़्यादा लाइट आ रही है। एनी हाउ, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पॉइंट। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया है कि हम चाहे किसी भी स्टेट में हो, कहाँ से भी हो, लेकिन हमको एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए, हम लोग इंडियन हैं फर्स्ट, और हम हमेशा दूसरे लैंग्वेज को भी एक प्रॉपर रिस्पेक्ट देंगे, किसी के खिलाफ भी कुछ बुरा भला नहीं कहेंगे। ओके, तो चलो हम लोग अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। वी आर द सक्सेसर ऑफ गांधी जी एंड सरदार पटेल, इट्स आवर स्कैर ड्यूटी टू कीप देयर लीगेसी। हम लोग वंशज हैं, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे फोर फादर्स हैं, वो गांधी जी भी थे जो बहुत शांत थे, और सरदार पटेल भी थे जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेंटली बहुत ही एक्टिव थे। तो हमको उनकी जो सोच है, उन्होंने जो हमारे देश के लिए सपने देखे हुए हैं, अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको आगे ले जाए। ऐसा होता है ना कि आपके फादर ने मान लो शहर के एक बड़ी दुकान ओपन कर ली, लेकिन उसके बेटे ने आके अगर एक दुकान का 4 दुकान बना दिया, तो हम लोग कह सकते हैं कि फादर की लीगेसी को बेटा आगे ले गया। फॉर एग्जांपल, धीरू भाई अंबानी जब थे ना, तो उनको लगा कि उनके जो बेटे थे वो इतना नहीं संभाल पाएंगे और बिजनेस डूब जाएगा, लेकिन मुकेश अंबानी ने तो उनकी भी बात को प्रूव किया और उन्होंने अपनी जो लीगेसी है उसको और भी आगे बढ़ाया। सो हैट्स ऑफ टू सच काइंड ऑफ पीपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। मे गॉड गिव अ स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस टू रूल इन अ गांधीयन वे, stay rich in values even in poverty, and serve our mother India with dedication. Let us begin the journey toward the unity and progress। देखो, भगवान हमको हमेशा हिम्मत दे, शक्ति दे, और हम जो एक तरह से जो डेडिकेशन होना चाहिए ना अपनी मातृभूमि के प्रति, वो हमेशा बना रहे। और हमें अपनी जो हम लोग जो देश के लिए क्या कर सकते हैं, वेल हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। सिंस आई एम वेरी फीलिंग वेरी प्राउड कि आई एम अ टीचर और मैं बहुत सारे स्टूडेंटों को पढ़ाता हूँ, इनको अच्छी मोरल वैल्यू सिखाता हूँ, उनको हमारा इतिहास बताता हूँ जो अब उनको आगे जाके फ्यूचर में उसको रिपीट नहीं करना है। स्पेंस गलतियों की बात कर रहा हूँ। एंड उनको प्राउड फील करवाता हूँ कि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोगों ने क्या क्या किया हुआ है, अब हम लोग आगे क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन भी दिखाई जाती है।
So whatever you do, it should be helpful for your country, that I must say. Year 2010 was celebrated as the year of Swarnim Gujarat to commencement of 50 years of formation of the state. 2010 में हम लोगों ने स्वर्णिम गुजरात का एक भव्य कार्यक्रम सेलिब्रेट किया था, क्योंकि हमारे गुजरात में हो गए थे फॉर्मेशन के 50 इयर्स. ओके, एंड नीचे अगर आप लोग देख सकते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ फ्रेंच एंड पोर्टुगीज कॉलोनीज इनटू इंडियन यूनियन. ये क्या है? वेल, ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन इंडिया के कुछ पार्ट है ना, अभी भी वहाँ पे फ्रेंच वालों का रूल है और कुछ जगह पे पोर्टुगीज वालों का रूल है. उनको कैसे हमने अपनी टेरिटरी में मिला लिया, वेल वो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में. सो दिस इज द पार्ट 1, एंड फ्रेंड्स वेरी सुन वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द पार्ट 2. आई डोंट नो, बट जो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरे चेहरे पे आ रही है, मेरा चेहरा कुछ ज़्यादा ही ग्लो कर रहा है. एनी हाउ, सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 13 इंडिपेंडेंट इंडिया, एंड इन द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू सी मैनी मोर थिंग्स. एक तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि पोर्टुगीज फ्रेंच से हम लोग कैसे फ्री हुए, इवन आज हमारे देश के सामने क्या प्रॉब्लम है और हमारे देश ने कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट किया और कहाँ कहाँ पे हमारा देश पीछे रह गया, वो all such kind of thing will be going to be the part of the second part. So students, for now, bye everyone and have a nice day.